हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज मैक्रो का सबसे मुश्किल चैप्टर, सबसे डरावना चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमें कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम करनी है, जिसके अंदर भैया तुम्हारे नेशनल इनकम के 3 बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं, 3 बड़े बड़े न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तुम्हें डरना नहीं है, मैं बहुत ईजी तरीके से सारा कुछ करवाऊंगी। न्यूमेरिकल्स की भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। तुम्हें डरना किसी भी चीज से नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें एक प्रॉमिस करना है कि मैं एक बार में करवा रही हूं, तुम्हें एक बार में बैठ के पूरा वन शॉट लेक्चर खत्म करना है, तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है बीच में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम की अटेंडेंस प्रेजेंस मुझे मिलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह फॉलो कर लो। नोट्स भी है, एमसीक्यूज भी है, सब कुछ है, तो हर जगह फॉलो कर लेना हमें, ठीक है। एंड आ जाओ, प्रॉमिस करो पूरा लेक्चर सुनोगे। आ जाओ, शुरू करते हैं हमारा नेशनल इनकम का कैलकुलेशन। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो सबसे पहली चीज, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, एक चीज ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि बेटा अगर ये चैप्टर तक पहुंचे हो तो प्लीज मेक श्योर इसके पहले वाले तीनों चैप्टर, सर्कुलर फ्लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला एंड जो थर्ड चैप्टर था हमारा नेशनल इनकम का, वो तीनों अच्छे से एक बार कवर कर लो। क्यों? क्योंकि सर्कुलर फ्लो अगर समझोगे तभी समझोगे कि ये 3 मेथड्स क्यों हैं। अगर दूसरा और तीसरा चैप्टर करोगे तब समझ आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, एनएफआईए क्या है, एनआईटी क्या है। देखो, काफी ऐसी चीजें हैं जो उन तीनों चैप्टर्स में हमने पढ़ी हैं। और प्लीज मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर ये चैप्टर कर रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ आएंगी अगर वो तीनों चैप्टर नहीं करे। तो वो तीनों चैप्टर्स पहले कर लो। सारी प्लेलिस्ट का लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में, सारे के सारे वन शॉट लेक्चर्स भी हैं, डिटेल लेक्चर्स भी हैं, आपको सब मिल जाएगा। पहले वो सुनो तभी ये समझ आएगा, वरना वो नहीं सुना, वो नहीं याद किया, एनआईटी क्या है, एनएफआईए क्या है, वो नहीं समझा, तो ये चैप्टर करना मुश्किल है। और इस चैप्टर में अब हम ये नहीं पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। अब हम एग्रीगेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम ये नहीं पढ़ेंगे कि एनएफआईए को प्लस क्यों करना है, माइनस क्यों करना है, क्योंकि वो सब थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये सोचना है कि एनआईटी, एनएफआईए, डेप्रिसिएशन, इनको प्लस करना है या माइनस करना है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक एग्रीगेट जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी तक कैसे पहुंचना है, अगर ये चीजें हैं, वो मैं इस क्लास में नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी मैं थर्ड चैप्टर में करवा चुकी हूँ। और अगर वो नहीं आता तो ये चैप्टर करना बेकार है, दोनों बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज अगर इस चैप्टर पे पहुंचो, चैप्टर 1, 2, 3 कर लेना। एटलीस्ट चैप्टर 3 तो कंपल्सरी है, उसके बिना तो वीडियो बंद कर दो अभी के अभी, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं जी हमारी वीडियो को, ठीक है। अब हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर सर्कुलर फ्लो वाला चैप्टर पढ़ा है तो बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ चैप्टर में, इनकम के चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले ना हम सामान को प्रोड्यूस करते हैं अपनी फैक्ट्रीज में। पर सामान फ्री में तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद चाहिए होती है जो हाउस होल्ड हमें प्रोवाइड करवाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये अपनी फैक्टर सर्विसेज देती हैं। इनकी फैक्टर सर्विसेज की मदद से जो फैक्ट्री वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने सामान को प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोडक्शन करने के बाद क्या करते हैं, सामान को बाजार में बेचते हैं। सामान को बाजार में बेच के जो भी पैसा आता है वो पैसे को इनकम के फॉर्म में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बांट दिया जाता है। यानी सबसे पहले प्रोडक्शन होती है, जब प्रोडक्शन हो जाती है तो इनकम बांट दी जाती है इन सारे फैक्टर्स के बीच में। जब इनको इनका पैसा मिल जाता है तो ये अपने पैसे को बाजार में लेके जाते हैं और खर्च कर देते हैं। किसी को भी इनकम मिलती है तो वो जाके बाजार में खर्च कर देता है। सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर 10 लाख करोड़ रुपए का सामान बना है, या चलो सिंपल बोले 10 लाख रुपए का अगर सामान बनाया गया है तो बाजार में जाके सामान को बेच के कितना पैसा कमाया जाएगा, कितना पैसा आएगा बाजार में जाके सामान को बेच के? 10 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख का सामान बनाया है ना। और वो 10 लाख रुपए जो बाजार में सामान बेचकर हमने कमाए हैं, वो 10 लाख रुपए इन सबको बांट दिए जाएंगे इनकम की फॉर्म में। इनकम की कौन सी फॉर्म्स होती हैं? लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। अगर 10 लाख का सामान बिका तो वो जो भी पैसा आया वो सारा 10 का 10 लाख रुपए उनमें बांट दिया जाएगा जिनकी वजह से, जिनकी मदद से वो सामान बना। और ये जिन लोगों को पैसा मिला ये सभी के सभी लोग अपने पैसे का क्या करेंगे? जब लोगों को पैसा मिला तो लोग अपने पैसे का क्या करेंगे? लोग अपने पैसे को बाजार में लेके जाएंगे और उस पैसे को खर्च करेंगे। कितना पैसा मिला उनको, कितना पैसा कमाया? 10 लाख रुपए, तो खर्च भी कितना करेंगे? 10 लाख रुपए। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आप सेविंग नहीं कर रहे हो, जितना कमा रहे हो सारा खर्च कर रहे हो, ठीक है।
तो 10 लाख का सामान बनाया, 10 लाख रुपए की इनकम हो गई और 10 लाख रुपए का ही खर्चा हो गया। सिंपल भाषा में अगर 10 लाख रुपए का सामान बाजार में बिका है तो किसी ने तो खरीदा होगा, किसी ने तो खरीदा होगा, जिसने खरीदा होगा उसका एक्सपेंडिचर है ना, जिसने सामान बेचा है उसने सामान बेच के इनकम दे दी। तो सर्कुलर फ्लो वाली बात ही है कि सामान घूमता रहता है, पैसा इधर से उधर घूमता रहता है, पर समझने वाली बात ये है कि ये सारा का सारा पैसा बराबर होता है। 10 लाख का यहाँ पे, 10 लाख यहाँ पे, 10 लाख यहाँ पे, वो 10 का 10 ही रहेगा। तो नेशनल इनकम निकालने के 3 तरीके मुझे मिल गए। तो नेशनल इनकम निकालने के मुझे 3 तरीके मिल गए। पहला तरीका मेरा होता है वैल्यू एडेड, या फिर जिसको तुम प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हो, जिसको तुम प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हो। दूसरा मेरे पास होता है इनकम मेथड, तीसरा मेरे पास होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोला जाता है। ये तीनों मेथड से आप नेशनल इनकम या जीडीपी या कोई भी एक एग्रीगेट आउट ऑफ द 8 एग्रीगेट्स, कोई भी एक एग्रीगेट तुम तीनों मेथड से निकाल सकते हो और तीनों ही मेथड्स में सेम वैल्यू आपको मिलेगी। मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने, यहां भी 10 लाख, यहां भी 10 लाख और वहां भी 10 लाख। 10 लाख की वैल्यू सेम रहेगी तीनों ही स्टेजेस में। तो 3 तरीकों से नेशनल इनकम निकाल सकते हो। या तो ये निकाल लो कि कितना सामान प्रोड्यूस हुआ, या तो ये निकाल लो कि कितनी इनकम जनरेट हुई, या तो ये निकाल लो कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ। 10 लाख का सामान प्रोड्यूस हुआ, 10 लाख की इनकम उनको दी गई फैक्टर्स को, और उन्होंने 10 लाख रुपए का ही खर्चा किया। तो चाहे मैं बोलूं नेशनल इनकम कितनी हुई, चाहे मैं बोलूं जीडीपी कितनी है, प्रोडक्शन कितनी हुई, चाहे मैं बोलूं टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इट मीन्स द सेम थिंग। क्या बोला मैंने, अभी के बाद, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैं बोलूं बेटा नेशनल इनकम कितनी है, या मैं बोलूं बेटा जी जीडीपी कितनी है, या मैं बोलूं बेटा जी एक्सपेंडिचर कितना है, वो टेक्निकली सेम ही मतलब माना जाएगा, क्योंकि जितना इनकम जनरेट हुआ उतना ही प्रोडक्शन हुआ, उतना ही खर्चा हुआ, वो सब सेम रहेगा। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं सर्कुलर फ्लो की, 3 मेथड बन गए, तीनों में सेम वैल्यू है। सो वेदर आई से कितना इनकम आया, कितना जीडीपी, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना खर्चा हुआ, इट मीन्स द सेम थिंग एंड इनका न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम रहेगा। 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, या अगर करोड़ है तो 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, सेम ही रहेगी, तीनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। अगर ये चीज समझ आ गई तो अब हमारा जो पूरे का पूरा चैप्टर है उसमें मुझे क्या करना है, 3 अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम निकालनी है। या पेपर में 8 टोटल एग्रीगेट्स हमने पढ़े हैं ना, जीडीपी एमपी है ना, एनडीपी एमपी, एनएनपी एमपी, बहुत सारी चीजें 8 टोटल पड़े हैं ना। इन 8 में से कोई भी एक पेपर में दे सकता है कि भैया ये मुझे निकाल के बताओ। उन तीनों को निकालने के लिए आपको, उन सारे एग्रीगेट्स को निकालने के लिए 3 मेथड आपको टोटल मिलेंगे। क्वेश्चन आपको बताएगा कि तीनों में से कौन सा मेथड लगाना है। अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो आपको अपने आप से फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, फिगर आउट कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या आइटम्स मुझे दे रखी हैं। इसके अंदर जो आइटम्स होंगी वो इनकम से रिलेटेड होंगी, इसके अंदर जो आइटम्स होंगी वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगी, इसके अंदर जो आइटम्स होंगी वो एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूं रॉ मटेरियल, क्या लगता है रॉ मटेरियल का यूज कहाँ पे होना चाहिए, इनकम के टाइम, खर्चे के टाइम, या प्रोडक्शन के टाइम? प्रोडक्शन के टाइम। तो वेरी हाई चांसेस है कि अगर रॉ मटेरियल दिया है तो उसका यहाँ पे काम होगा। अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, वो कहाँ पे आएगा, प्रोडक्शन के टाइम, इनकम के टाइम, या एक्सपेंडिचर के टाइम? एक्सपेंडिचर के टाइम। अगर मैं बोलूं रेंट, रेंट किस में आएगा, क्या रेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, प्रोडक्शन में आएगा, इनकम में आएगा? इनकम में आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इनकम में तो हमें पढ़ा ही है ना, इनकम में तो हम पढ़ते आए हैं ना। इनकम किसको मिलती है, इनकम मिलती है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस या सैलरीज, कैपिटल पे मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इनकम मेथड में तो यही चीजें आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा एक और आइटम आएगी रॉयल्टी। बस इनकम मेथड तो इतना ही है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम देते हो उसको प्लस कर दो तो नेशनल इनकम बन जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम बनती है, वो बात करेंगे आगे। ठीक है, बट अगर इनको प्लस कर दो तो काम हो जाता है। तो इनकम मेथड में अगर मैं बोलूं रेंट किस में आएगा, इसमें इंटरेस्ट, प्रॉफिट है ना, वो सब इसमें आएगा। अगर मैं बोलूं हाउस होल्ड ने कितना एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर इसमें आएगा। फर्म्स ने कितना एक्सपेंडिचर किया, इसमें आएगा। तो सिंपल बात हो गई, खर्चे की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रोडक्शन रिलेटेड बात हो रही है, कितना आउटपुट आया, कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट है टोटल, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। कितना रॉ मटेरियल है,
वो यहाँ पे आएगा, सिंपल बात हो गई, प्रोडक्शन में आएगा। ठीक है जी, तो ऐसे 3 मेथड होंगे, तीनों के आइटम्स को आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई करके प्लस माइनस करना होगा, काम खत्म हो जाएगा। चलो एक एक करके समझते हैं एक एक मेथड को। सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड मेरे पास आता है। वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है? वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन। अब मैं जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ूंगी, देखो मैंने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, मैंने नोट्स ऐसे बनाए हैं, पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है हर एक मेथड में जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, फिर मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं, फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हैं तीनों फॉर्मूलाज की। तो जब भी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी तुम उस डेफिनेशन को मेरे साथ साथ पढ़ोगे, जैसे लाइव क्लास में टीचर के साथ आप बोलते हो। ठीक है, चलो वैल्यू एडेड की डेफिनेशन पढ़ो। मेथड का नाम क्या है? वैल्यू, बोलो मेरे साथ, मेथड का नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, इसको और क्या नाम दिया जाता है? और क्या नाम दिया जाता है? प्रोडक्शन मेथड। क्या दिया जाता है नाम? ठीक है, अब पढ़ो इसकी डेफिनेशन। वैल्यू एडेड का क्या मतलब है? वैल्यू एडेड रेफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो देखो क्या कहते हैं, हम जो इंसान है ना, मैं बोलती हूँ अगर मेरी फर्नीचर की दुकानें हैं, ठीक है, अगर मैं कुर्सियां वगैरह बेचती हूँ, तो कोई मुझसे पूछे क्या ये कुर्सी आपने बनाई है, मैं बोलूंगी हाँ कुर्सी मैंने बनाई है, टेबल मैंने बनाया, पंखा मैंने बनाया। क्या मैं भगवान हूँ? क्या मैं भगवान हूँ कि मैं कुर्सी बना दूंगी, ऐसे जादू की छड़ी चलाऊंगी कुर्सी बन जाएगी? नहीं, हम इंसान हैं और इंसान असलियत में कभी भी कुछ भी बना नहीं सकता। क्या बोला मैंने? हम भगवान नहीं हैं, जादू की छड़ी मेरे पास नहीं है, मैं श्री कृष्ण नहीं हूं कि चुटकी बजाऊंगी और कुछ हो जाएगा। हम इंसान असलियत में कुछ भी बना नहीं सकते, हम इंसान कुछ भी बना नहीं सकते। तो मैम कुर्सी कौन बनाता है, टेबल कौन बनाता है, एसी कौन बनाता है, गाड़ी कौन बनाता है? नेचर बनाता है बेटा, नेचर बनाता है। हम कभी भी बिना नेचर के खुद से कुछ नहीं कर सकते। तुम एक चीज सोच के देखो, गाड़ियों में बहुत सारे ऐसे मेटल्स वगैरह डलते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। फर्नीचर की बात करते हैं, सिंपल। फर्नीचर के लिए एक चीज हमें चाहिए होती है, लकड़ी। अगर मेरे पास लकड़ी नहीं होगी तो मैं कोई भी चेयर, कोई भी टेबल कुछ भी नहीं बना सकती। लकड़ी मुझे मिलती है नेचर से, ट्रीज से। तो हम इंसान कभी भी कुछ बना नहीं सकते। हम इंसान जो हमें नेचर से चीजें मिलती हैं उनकी फॉर्म को बदल सकते हैं, उनकी फॉर्म को बदल सकते हैं। मैं ट्रीज को काटूंगी, उनको ठीक है आरी से मोटा कर दिया, पतला कर दिया, छोटा कर दिया, लंबा कर दिया, एक चीज में दूसरी चीज जोड़ दी, नट्स बोल्ट लगा दिए, है ना, एक सर्टेन शेप लगा दिया, शेप बना दिया, पेंट कर दिया, और उस ट्री से, उस वुड से मैंने चेयर बनाई। तो मैंने उसकी क्या करी है? मैंने उसकी क्या करी है? फॉर्म चेंज करी है। ठीक है ना, मैंने उसकी फॉर्म चेंज करी है। अगर मैं पानी को जमा देती हूँ तो आइस बन जाती है, तो मैंने आइस नहीं बनाई है, मैंने लिक्विड की फॉर्म चेंज करके उसको सॉलिड बनाया। वही चीज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो टेक्निकली मैं वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रही, मैं वैल्यू ऐड कर रही हूँ। मैं 100 करोड़ के ट्रीज से, लकड़ी से, 100 करोड़ की लकड़ी से 500 करोड़ का फर्नीचर बना रही हूँ, तो मैं 400 करोड़ की वैल्यू ऐड कर रही हूं। मैं जीरो से कुछ भी नहीं कर सकती। तो वैल्यू ऐड का क्या मतलब है कि मैं कोई रॉ मटेरियल लेती हूँ, उस रॉ मटेरियल की फॉर्म को चेंज करती हूँ और उससे कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाती हूँ। अब मैंने क्या बोला? अब मैंने क्या बोला कि मैं कोई रॉ मटेरियल लेती हूँ, ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गए ट्रीज, हमारे पास हो गई हमारी वुड, वो मैंने 100 करोड़ का रॉ मटेरियल लिया, उसके ऊपर मैंने कुछ तो काम किया अपना, और उससे मैंने अपने फिनिश गुड्स बना दिए। फिनिश गुड्स बना दिए 500 सीआर के। तो 500 माइनस 100, 400 करोड़ की मेरी क्या हो गई? वैल्यू एडिशन हो गई। 400 करोड़ की मेरी क्या हो गई? वैल्यू एडिशन हो गई। ये जो रॉ मटेरियल है इसको क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है, नॉन फैक्टर इनपुट्स बोला जाता है। आगे बताऊंगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन की डेफिनेशन पढ़ो मेरे साथ। इट मीन्स मनी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल used in the process of production, used in the process of production. It is also called as raw material, non-factor inputs and secondary inputs, secondary inputs. तो ये जो raw material है इसी को हम नॉन फैक्टर या इंटरमीडिएट या सेकेंडरी इनपुट कहते हैं। अब ये जो मेरे फिनिश गुड बने 500 करोड़ के, ठीक है, फिनिश गुड को मैं क्या बोलती हूँ? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हमने 3 नए नाम सीखे हैं। हमने क्या बोला? इंसान खुद से कुछ बना नहीं सकता, वो कुछ लेता है, उसके ऊपर काम करता है, कुछ बनाता है। जो बनाया
उसको बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो लिया था उसको बोला इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और इस बीच में जो भी एडिशन हमने करा, फॉर्म चेंज करा, उसको बोला वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड कैसे निकाला? वैल्यू एडेड कैसे निकाला? 500 माइनस 100, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल टू वैल्यू एडेड। ये हो गया मेरा फॉर्मूला इस पूरे के पूरे मेथड का। बात खत्म हो गई। वैल्यू एडेड मेथड, अब पढ़ो मेरे साथ। इट मेजर्स द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंटरप्राइज एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये जो डेफिनेशन है 5 मिनट बाद इसको समझाऊंगी, थोड़ा सा आगे एक बार मैं आपको करवा देती हूँ सारा। एंड में, इस मेथड के एंड में ये डेफिनेशन आपको मैं एग्जाम्पल के साथ फिर समझाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए रॉ मटेरियल का मतलब समझ आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब समझ आया, वैल्यू एडेड का मतलब समझ आया, ठीक है। चलो, वैल्यू एडेड मेथड में अब देखते हैं हम फॉर्मूलाज, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, तो VA इज इक्वल्स टू VO माइनस IC। सही हो गई बात? VA इक्वल टू VO माइनस IC। वैल्यू एडेड इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जितने भी फॉर्मूलाज है मैं बोलूंगी, तुम मेरे साथ बोलोगे, ठीक है। अब वैल्यू एडेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वैल्यू एडेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज GDP-MP और GVA-MP। वैल्यू एडेड को ही हम GDP-MP या GVA-MP बोलते हैं। GDP-MP की फुल फॉर्म क्या है? अभी के अभी उच्ची चिल्ला के बोलो, मम्मी तक आवाज पहुंचनी चाहिए, इतना ऊंची बोलोगे। GDP-MP की फुल फॉर्म क्या है और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखकर बताओगे। GVA-MP क्या होती है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। चलो, वैल्यू एडेड में से अगर मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं, वैल्यू एडेड क्या थी मैम? वैल्यू एडेड क्या थी? GDP-MP थी। अगर मैं GDP-MP में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं तो G में से डेप्रीसिएशन माइनस हुआ तो N बन गया। अगर इसमें NFIA प्लस कर दूं तो DP मेरा क्या बन गया? NP बन गया। अगर इसमें NIT प्लस कर दूं तो मेरा MP से FC बन गया। तो GDP-MP अब मैंने निकाल लिया। GDP-MP कैसे निकाला? VO माइनस IC करके। GDP-MP इज इक्वल्स टू VO माइनस IC। ठीक हो गई बात? अब GDP-MP से NNP-FC निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। कैसे निकाला? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA प्लस NIT। सही हो गई बात? कोई दिक्कत? कुछ नहीं, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी फॉर्मूला है, VO का फॉर्मूला है। VO का क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला है? मेरे साथ बोलो, इतना उच्ची बोलो कि मम्मी को सुने, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। दोबारा से बोलो, VO इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने सामान बनाया, खुद ही घर पे यूज कर लिया, उसको भी तो नेशनल इनकम में ऐड करूंगी, क्योंकि सामान बनाया तो आउटपुट तो निकला। चाहे घर पे यूज किया चाहे बाजार में यूज किया, सामान तो यूज किया, तो ऐड होगा। इसका कोई फर्दर फॉर्मूला नहीं है। 99% ये दे नहीं रखा होता। 1% अगर ये पेपर में दे रखा होगा तो VO में ऐड करना होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए ऐड करना होगा, ठीक है। अगर नहीं दे रखा तो छोड़ दो। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। चेंज इन स्टॉक क्या है? 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक है। जो एंड में बचा स्टॉक, ईयर एंड में, उसको प्लस किया। जो शुरू से स्टॉक लेकर आए थे पिछले साल से, उसको माइनस किया। तो ये चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हो गया। सेल्स का फॉर्मूला क्या है? सेल्स का 3 तरीके से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहला फॉर्मूला सेल्स का क्या होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितना प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सेल्स की वैल्यू निकाली। सेल्स में इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से IC को माइनस किया तो GDP-MP निकाला। GDP-MP से ये 3 चेंजेस करके NNP-FC निकाला। समझ गए? ठीक है। अच्छा, सेल्स का दूसरा तरीका क्या है? मेरे को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों सेक्टर की सेल अलग से दे रखी हो सकती है। तीनों सेक्टर की सेल अलग से दे रखी हो सकती है। टर्शरी आएगा यहाँ पे, ठीक है, TERTIARY। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, तीनों की सेल अलग से दे रखी हो सकती है। तीनों की सेल को प्लस करके मैं सेल निकाल सकती हूँ।
तीसरा तरीका क्या होगा, डोमेस्टिक सेल दे रखी हो सकती है, उसमें एक्सपोर्ट को प्लस कर दूं तो भी मेरा सेल निकल के आ जाएगा। डोमेस्टिक सेल को भी आगे कैसे दिया हो सकता है, हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस बिजनेस फर्म करके दे रखा हो सकता है। अब समझो भैया क्या खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी तो बन गई है ना। देखो हो क्या रहा है बेटा, लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे देता है वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 1000, ये क्वेश्चन मुझे देता है सेल्स इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे देता है चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू, या ऐसे लगा लो चलो, सेल्स इक्वल्स टू 700 रुपीज, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू 300 रुपीज, ये क्वेश्चन मुझे ऐसे देता है। अब आप फाइनली आप क्या करोगे, क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 प्लस 700 प्लस 300 करोगे, क्या आप फाइनली 1000 प्लस 700 प्लस 300 करके 2000 निकालोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट? नहीं, अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है तो आप इन दोनों को इग्नोर कर दो, तो आप इन दोनों को इग्नोर कर दो, ठीक है। जैसे कि अगर मम्मी पापा सामने खड़े होंगे तो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जैसे इग्नोर करते हो ना कि अरे भाई मम्मी खड़ी है अभी नहीं देखना, बिल्कुल वैसे ही इनको इग्नोर कर दो। पर अगर मम्मी नहीं खड़ी फिर इग्नोर नहीं कर सकते, फिर तो चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते, वही वाली बात है, वही वाली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है तो आपको इन दोनों को अलग से ऐड नहीं करना। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखी है तो इनको इग्नोर कर दो, जैसे माँ बाप के खड़े उनको इग्नोर करते हो, अपने एजी ओजी को, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 रुपए ऐड करना है, इन दोनों को ना प्लस करना है ना माइनस करना है। इग्नोर का मतलब प्लस भी नहीं करना माइनस भी नहीं करना, बस छोड़ दो, कुछ नहीं, पड़े रहने दो। पर अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके 1000 रुपए वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे वीओ माइनस आई से इक्वल टू वीए। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। अब आगे मैंने क्या बोला है भैया कि सेल्स के लिए अलग अलग तरीके हमें दे रखे हो सकते हैं, या तो सीधा ही दे रखा होगा सेल्स इक्वल्स टू 700 रुपए, अगर तो सीधा ही दे रखा है सेल्स इक्वल्स टू 700 रुपीज, फिर तो काम ही खत्म, फिर तो कुछ नहीं करना, फिर कुछ नहीं करना, ठीक है, फिर कुछ नहीं करना, सीधा सेल्स इक्वल टू 700 को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। अगर सेल्स 700 नहीं दे रखा, कैसे दे रखा होगा, प्राइस दे रखा होगा 10 रुपीज, क्वांटिटी दे रखी होगी 70, तो 70 इंटू 10 करके 100 निकाल दिया। दूसरा तरीका क्या होगा, दे रखा होगा सेल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों को प्लस करके फाइनल सेल्स की वैल्यू निकालोगे। और क्या दे रखा होगा, सेल्स टू बिजनेस फर्म्स, सेल्स टू गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने किया सेल्स टू हाउस होल्ड गवर्नमेंट, सेल्स टू बिजनेस, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस एक्सपोर्ट, फिर इन चारों को प्लस करके सेल निकालोगे। अच्छा हाउस होल्ड नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, इन तीनों को प्लस करके सेल निकाल दो। पर अगर मुझे सीधा सेल दे रखा है, उसके साथ अलग से कुछ भी दे रखा है, एक दे रखा है टोटल सेल्स, एक दे रखा है एक्सपोर्ट, फिर आप एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करोगे, फिर आप सीधा टोटल सेल 700 लिखोगे, बात खत्म, ठीक है। अच्छा अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, फिर सेल को भी ऐड नहीं करोगे, समझ रहे हो? तो आपको एक स्टेप डीपर जाके तभी देखना है जब आपका ऊपर वाला स्टेप मिसिंग है। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है तो ये आगे वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, नहीं लगाना। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस फॉर्मूला में अगर सेल एज इट इज दे रखा है, अगर सेल्स एज इट इज दे रखा है तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर सेल्स एज इट इज नहीं दे रखा तो इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला को लगा के पहले सेल्स निकालोगे, फिर सेल्स को निकाल के इस फॉर्मूला में डाल के वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे, फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट को इस फॉर्मूला में डाल के वीए निकालोगे। सही हो गई बात? तो आपको एक स्टेप डीपर तभी जाना है जब ऊपर वाला नहीं दे रखा, एंड अ लॉट ऑफ टाइम नहीं दे रखा होता तो आपको अंदर तक घुस के हर एक चीज निकालनी पड़ती है, ठीक है। पर ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर वीओ दे रखा है तो सेल्स को अलग से ऐड नहीं करना, ठीक है। तो सेल्स के क्या तरीके होंगे, या तो दे रखा होगा प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके सेल निकालो, या दे रखा होगा सेल्स टू बिजनेस, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू हाउस होल्ड एंड देन एक्सपोर्ट, तो चारों को अलग से निकालो, प्लस करो चारों को और सेल निकालो। अच्छा एक हो सकता है कि दे रखा है डोमेस्टिक सेल और एक दे रखा है एक्सपोर्ट, तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट करके सेल निकालो, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स के अंदर ही तीन चीजें आती हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म्स। मतलब समझ रहे हो, एक स्टेप अंदर जाते जा रहे हैं, पर अंदर तभी जाना है जब ऊपर वाला
कुछ नहीं दे रखा हमें, ठीक है। अब मैंने ये चीज तुम्हें समझा दी कि ऊपर वाला नहीं दे रखा तो अंदर जाना है। अब ये बाकी के फॉर्मूलाज में भी अप्लाई होगा, इनकम मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में अप्लाई होगा, तो मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। हर जगह समझ लेना कि अगर ऊपर वाला चीज नहीं दे रखा तो गो वन स्टेप डीपर, अगर वीओ नहीं दे रखा गो वन स्टेप डीपर, सेल्स नहीं दे रखा गो वन स्टेप डीपर, ठीक है। चलो, तो हो गया जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हो गया। सेल्स के 3 फॉर्मूला है, तीनों में से कोई एक लगेगा, तीनों मत लगा देना। सेल्स के 3 फॉर्मूलाज होंगे डिपेंडिंग अपॉन की प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है, एक्सपोर्ट और ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, तीनों में से कोई एक फॉर्मूला सेल्स का लगेगा। चेंज इन स्टॉक का पता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, उसमें से आईसी को माइनस करके जीडीपी एमपी निकालना है। फिर जीडीपी एमपी से अगर नेशनल इनकम बोला है या जौन सा भी एग्रीगेट बोला है वो निकाल देना, हो गई बात खत्म। चलो, टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, अगर चाहिए तो ज्वाइन जाके कर सकते हो, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नोट्स भी वहीं पे मैं अपलोड करने वाली हूँ। वैल्यू एडेड मेथड में इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरीका होगा, देखो जैसे मैं कह रही हूँ, सेल्स बाय फर्म ए, सेल्स बाय फर्म बी, सेल्स बाय फर्म सी हो सकता है, या फिर फर्म ए की जगह हो सकता है प्राइमरी सेक्टर, यहाँ पे हो सकता है सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। एक तरीका ऐसे हो सकता है, एक तरीका ऐसे हो सकता है, और नॉट जस्ट सेल, यहाँ पे आ सकता है वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडेड बाय टर्शरी सेक्टर। तो टोटल वैल्यू एडेड के लिए आपको तीनों को प्लस करना पड़ेगा, तभी वैल्यू एडेड निकलेगी। या हो सकता है वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय दिस। तो अगर आपको फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है तो तीनों को प्लस करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका अलग से दे रखा हो सकता है। तो अगर सेक्टर वाइज कुछ भी दे रखा है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, या फिर फर्म ए, फर्म बी, या फिर बिजनेस, सेल्स टू बिजनेस, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू हाउस होल्ड, अगर कुछ भी अलग अलग से ऐसे दे रखा है तो प्लीज उन सबको पहले प्लस करो, टोटल वैल्यू निकालो और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर तीनों को अलग से दे रखा है तो तीनों को प्लस करो और फिर फाइनल कैलकुलेशन करो। जैसे कि यहाँ पे अगर है 100, 200, 300, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा हो गया 600। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके मैं वैल्यू एडेड निकालूंगी। मैं 600 माइनस आईसी करके वैल्यू एडेड निकालूंगी, ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है कि सिंपल दे रखा है, दूसरा सिंपली आपको दे रखा है, सेल्स दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है, डिप्रिसिएशन वगैरह जो भी मुझे दे रखा है, सिंपल दे रखा है। किसी सेक्टर की फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी की बात नहीं हो रखी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात नहीं हो रखी। तो ऐसे केस में जो मुझे सेल दे रखी है मैं बस उसी को कंसीडर करूंगी। यहीं पे अगर मुझे कुछ वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा होता मैं उसी को कंसीडर करती। ठीक हो गई बात। चलो चले आगे। 2 तरीके से हो सकता है क्वेश्चन, या तो कोई भी ऐसा अलग से नहीं है कि सेक्टर वाइज नहीं है, या सेक्टर वाइज दे रखा हो सकता है। अगर अलग अलग सेक्टर्स का, अलग अलग फर्म्स का दे रखा है तो सबको प्लस करके फाइनल आंसर निकलेगा। चले आगे। अगला मेरे पास आता है डबल काउंटिंग। देखो डबल काउंटिंग क्या कहता है। डबल काउंटिंग ये कहता है कि वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो सबसे पहले मेरा एक फार्मर था, फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने व्हीट बना के बेची, गेहूं उसने बेची, उसने गेहूं बेची मिलर को, मिलर ने गेहूं से आटा बना के बेचा, बेकर ने आटा से ब्रेड बना के फाइनली कस्टमर को बेची। एक फार्मर के लिए फाइनल आउटपुट क्या होगा, गेहूं, लेकिन एक मिलर के लिए गेहूं क्या होगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो फार्मर ने जो व्हीट बेची है, कितने की व्हीट बेची है, इसने 500 रुपए की व्हीट बेची है, इसने 500 रुपए की व्हीट बेची है। तो जो मिलर था इसका 500 रुपए का क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इनपुट होगा, इसका 500 रुपए का इनपुट होगा। देख रहे हो, इसका 500 रुपए का इनपुट होगा। तो जो मिलर है उसने 500 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और 700 रुपए की ब्रेड बना के बेची, 700 रुपए का आटा बना के बेचा। अब इसने जो 700 रुपए का आटा बना के बेचा वो बेकरी के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। ये 700 रुपए का जो आटा है बेकरी के लिए रॉ मटेरियल है, और बेकरी वाले ने 1000 रुपए का ब्रेड बना के कस्टमर को बेचा। अब यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते हैं कि हम क्या ऐड करें नेशनल इनकम में। अगर सरकार फार्मर के पास गई, फार्मर बोलेगा सर जी मैंने 500 रुपए का सामान बेचा है,
मिलर बोलेगा सर जी मैंने 700 रुपए का सामान बेचा है, ये बोलेगा सर जी मैंने 1000 रुपए का सामान बेचा है। अगर सरकार 500 प्लस 700 प्लस 1000 करने लग गई तो कितना हो जाएगा, देखो 1000, 1700 और ये हो जाएगा मेरा 2200 फार्मर का मिला के। अगर सरकार तीनों के फाइनल आउटपुट को ऐड करने लग गई फिर तो मेरी नेशनल इनकम, मेरी जीडीपी बन जाएगी 2200। पर क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि जो ये 1000 रुपए का बेच रहा है उसमें 500 रुपए का आटा भी तो लगा हुआ था, और इसने अलग से भी हमने आटा ऐड कर लिया 500 का, इसमें हमने फिर से ऐड कर लिया 500 रुपए का आटा। ये जो गेहूं है यहाँ पे भी 500 की गेहूं ऐड कर ली, यहाँ पे भी कर ली, 700 रुपए का आटा यहाँ भी ऐड कर लिया, यहाँ भी ऐड कर लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो एक का आउटपुट है दूसरे का रॉ मटेरियल है, दूसरे का आउटपुट तीसरे का रॉ मटेरियल है, तो बार बार हम रॉ मटेरियल की वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, जो रेपिटेशन है, जो गलत है, हमें नहीं करनी है। तो इसीलिए हम वैल्यू एडेड निकालते हैं, इसीलिए हम वैल्यू एडेड निकालते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, भैया तुम मुझे ये मत बताओ कि तुमने कितने का सामान बाजार में बेचा, तुम ये बताओ तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट कितना है, तुम ये बताओ तुमने फाइनली कितना वैल्यू ऐड किया। इसीलिए सरकार कभी ना इस पे टैक्स नहीं लेती कि मैंने 500 रुपए का सामान बेचा तो तुम मुझे 500 रुपए पे टैक्स दो। जीएसटी तो चलो अलग बात है, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इनकम टैक्स की बात कर रही हूं मैं। इनकम टैक्स किस पे लगता है, जो एक कंपनी ने फाइनल प्रॉफिट बनाया। अगर एक कंपनी ने 1000 करोड़ का सामान बेचा तो कंपनी 1000 करोड़ पे नहीं टैक्स देती, कंपनी टैक्स देती है उस 1000 करोड़ पे प्रॉफिट कितना हुआ। अगर कंपनी ने 1000 करोड़ का सामान बेचा और कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी टैक्स देगी ही नहीं, इनकम टैक्स नहीं देगी, प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देगी, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ। तो सरकार आपका प्रॉफिट आपसे मांग रही है नेशनल इनकम में, जीडीपी में ऐड करने के लिए। तो वैल्यू एडेड हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वीओ माइनस आईसी करके। सोल्यूशन क्या है, डबल काउंटिंग को खत्म करने का सोल्यूशन क्या है, या तो तीनों का वैल्यू एडेड को प्लस कर दो, 500 प्लस 200 प्लस 300। देखो इसने 500 का आटा खरीदा, 500 की गेहूं खरीदी, 700 का आटा बनाया, 200 की वैल्यू ऐड करी, तो 500 प्लस 200 प्लस 300, 1000 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। एक तरीका तो ये है कि हर स्टेप पे वैल्यू एडेड को प्लस करो और फिर ऐड करो। दूसरा तरीका क्या है कि कंज्यूमर को जितने में सामान बेचा गया, 1000 रुपए में सामान बेचा गया, तो कंज्यूमर को जितने में सामान बेचा गया सिर्फ उस चीज की वैल्यू को जो है टोटल करके अपनी नेशनल इनकम या जीडीपी में ऐड करो। तो तरीका क्या है, या तो जो फाइनली कंज्यूमर को जितने पे बेचा गया, फाइनल आउटपुट 1000 रुपए, सिर्फ वो 1000 रुपए ऐड कर लो, या तीनों स्टेप्स पे वैल्यू एडेड निकालो वीओ माइनस आईसी करके, और तीनों स्टेप्स की वैल्यू एडेड भी देखो 1000 रुपए ही आई है, और उसको नेशनल इनकम में ऐड कर दो। ये तो हो गई जी हमारी डबल काउंटिंग का सोल्यूशन। अब चलते हैं इनकम मेथड पे। अब मैंने यहाँ तक तुम्हें बहुत अच्छे से बता दिया बेटा कि जो ऊपर वाली चीज है अगर वो नहीं दे रखी तो उसके अंदर जाओ, अंदर वाली नई चीज दे रखी तो और अंदर जाओ। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला लगाओ, सेल्स नहीं दे रखा तो उसके अंदर जाओ। पर अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है तो सेल्स को अलग से ऐड नहीं करोगे। इस चीज को याद रखना, सारे मेथड्स में ये अप्लाई होगा। इनकम मेथड सिंपल है, जो भी मेरे चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं अगर मैं उन चारों की इनकम को ऐड कर दूं तो मेरा इनकम मेथड का डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगा। मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड all the incomes that accrue to the factors of production by the way of wages, profits, rent, interest, etc. are summed up to obtain the national income. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सारी इनकम को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, इनकम मेथड बन जाएगा। अच्छा, मेरी क्या कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड की डेफिनेशन समझानी रह गई। तो उसकी डेफिनेशन में हमने यही बोला था कि जितने भी मेरे सेक्टर्स हैं इन सारे सेक्टर्स ने जो वैल्यू निकाली है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों सेक्टर्स ने जो वैल्यू एडेड निकाली है उसको टोटल करो इस मेथड में। यही देखो यहाँ पे बोला गया था, कहाँ गई डेफिनेशन, हाँ देखो, मेजर द नेशनल इनकम बाय कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंटरप्राइज एट दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी वैल्यू एडेड आ रही है, देखो मेजर्स द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंटरप्राइज। हर एक एंटरप्राइज ने इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट किया था, वैल्यू ऐड किया था, है ना। हर स्टेज पे उसको ऐड करो और फिर उसको नेशनल इनकम में ऐड करो, उससे नेशनल इनकम निकालो। डबल काउंटिंग में जो हमने चीज पढ़ी कि सारी हर एक स्टेज पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हर स्टेज पे सिर्फ जो वैल्यू ऐड हुई है, जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हुई है
उसको वैल्यू एडेड बोला जाता है। ठीक है बात, चले वापस इनकम मेथड पे। तो इनकम मेथड की हमारी समझ आ गई कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को हम ऐड कर देंगे। जब सारी इनकम को ऐड कर देंगे, फैक्टर इनकम को सबको ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा? डोमेस्टिक इनकम बनेगा। डोमेस्टिक इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी सबसे पहले आती है कि हमारी लेबर को क्या मिलती है? वेजेस या सैलरीज। जो लेबर को हम पे करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। Compensation of employees refers to the sum total of remuneration paid to the employees by the employers for rendering the productive या factor services। ठीक है, रेंट क्या है? लैंड को, बिल्डिंग को दिया जाता है रेंट। ठीक है, रॉयल्टी में समझाती हूँ अभी। इंटरेस्ट क्या है? रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय लेंडिंग द फंड्स। मैं अगर अपना पैसा ब्याज पे दूंगी, बदले में इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल पे। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वही प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट और सैलरी एंड वेजेस, चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हो गई। अगर इन सारी इनकम को मैं ऐड कर दूं तो डोमेस्टिक इनकम बनती है। इसमें एक और चीज मेरे पास आती है, रॉयल्टी। कहाँ गई? रॉयल्टी। तो बेटा अगर मेरे पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है, या किसी माइंस की मैं ओनर हूं, या मैं किसी किताब की, किसी गाने की, किसी लिरिक्स की, है ना, अगर मैं ओनर हूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है अगर मेरे पास कोई, और अगर तुम मेरे गाने को यूज करोगे तो तुम्हें मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। उस पेमेंट को रॉयल्टी बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डालती हूँ और उस वीडियो में अगर अरिजीत सिंह का कोई गाना है, तो उस वीडियो का पैसा मुझे नहीं मिलेगा। उस वीडियो का पैसा मुझे किसको देना पड़ेगा? अरिजीत सिंह को देना पड़ेगा, क्योंकि वो गाना उनका था जो मैंने यूज किया, उस पर उनका राइट था। और ये जो पैसा मैंने उनको दिया है उनका गाना यूज करने के बदले में, उस पैसे को क्या बोला जाएगा? रॉयल्टी बोला जाएगा। तो अगर मैंने आपकी किताब को यूज किया है तो मुझे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आपकी किताब को यूज करने के बदले में। उस पेमेंट को रॉयल्टी बोला जाएगा। तो कोई भी अगर राइट है आपके पास, आपकी ओनरशिप है अगर किसी चीज पे, आर्टिस्टिक चीज पे, किसी माइंस पे, और अगर मुझे उस जगह पे जाके माइनिंग करनी है, वो माइन आपकी है, तो मुझे आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? देखो, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर है जो अपने घर से ही एक क्लिनिक चला रहा है, अब वो अपने घर से ही क्लिनिक चला रहा है तो अपने घर का खुद को रेंट तो दे नहीं रहा होगा, है ना, खुद ही पेशेंट्स को देख रहा है, तो प्रॉफिट भी खुद ही ले रहा होगा, सैलरी भी खुद ही ले रहा होगा। पैसा अगर किसी से ब्याज पे नहीं लिया, अपना ही पैसा लगाया है, तो पैसे का इंटरेस्ट भी खुद ही ले रहा होगा। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है ना कि हम, अब जैसे मैं घर पे बैठ के ही अपना वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरा घर, मेरा लैंड है जिसका मैं रेंट पे नहीं कर रही, मैं ही ओनर भी हूँ और मैं ही टीचर भी हूँ, तो सैलरी भी मेरी ही है, प्रॉफिट भी मेरा ही है। जो भी पैसा आ रहा है, अब मैं उस पैसे को प्रॉफिट बोलूँ या सैलरी बोलूँ, बात तो एक ही हो जाएगी, क्योंकि मेरा ही है सब कुछ। तो ऐसे केस में बेटा मैं अपनी सैलरी, अपने प्रॉफिट, अपने रेंट, अपने इंटरेस्ट को बाइफरकेट नहीं कर सकती। और जब मैं इन सबको बाइफरकेट, डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, तो मैं इसको बोल देती हूँ मिक्स्ड इनकम। तो मैं इसको क्या बोल देती हूँ? मिक्स्ड इनकम। समझ आ गई? जैसे कि फार्मर, बार्बर, अगर मेरा खुद का ही सैलून शॉप है, सैलून है, मेरा खुद का पार्लर है, मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, मैंने ही पैसा लगाया, मेरा ही घर है, मेरा ही लैंड है, ओनर भी मैं ही हूँ और काम भी मैं ही कर रही हूँ, एज एन एम्प्लॉय काम भी मैं ही कर रही हूँ, ठीक है ना। तो उस केस में मैं बाइफरकेट नहीं कर सकती, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी? मिक्स्ड इनकम बोलूंगी। इट इज द इनकम जनरेटेड बाय द ओन अकाउंट वर्कर्स, जो अपने खुद के बिजनेस में खुद ही काम कर रहे हैं, उनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम बोला जाता है। और इसको भी इस इनकम मेथड में हम ऐड करते हैं। तो इनकम मेथड में हम एनडीपीएफसी निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और सैलरी वेजेस, इनको ऐड कर दिया, साथ में रॉयल्टी को ऐड कर दिया, साथ में मिक्स्ड इनकम को ऐड कर दिया। ठीक है, क्या बोला मैंने? लेबर की सैलरी वेजेस को क्या नाम दिया था? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, चारों की इनकम ऐड कर दी, साथ में रॉयल्टी ऐड कर दी, साथ में मिक्स्ड इनकम को ऐड कर दिया। अगर इन सबको ऐड कर दिया तो इनकम मेथड बन जाएगा। तो लेबर को क्या दिया? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और लैंड को क्या दिया? रेंट। कैपिटल को क्या दिया? इंटरेस्ट। रॉयल्टी भी ऐड होती है, मैंने बता दिया। और साथ में एंटरप्रेन्योर को क्या दिया? प्रॉफिट। इन सबको ऐड कर दिया और साथ में मैंने क्या ऐड कर दिया? मिक्स्ड इनकम। इन सबको जब मैंने ऐड कर दिया तो क्या बन के आएगा? डोमेस्टिक इनकम या फिर एनडीपीएफसी निकल के आएगा। एनडीपीएफसी से अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है
तो वो निकाल लो, कोई भी एक एग्रीगेट निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नाम है बहुत सारे जो एक एक करके समझते हैं। मिक्स्ड इनकम अगर पेपर में दे रखी होगी तो मिक्स्ड इनकम लिख कर ही दे रखी होगी, कोई बाइफर्केशन नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है, ये सिंपलेस्ट चीज है। अगर नहीं दे रखी तो इग्नोर कर दो, छोड़ो, मुझे पता ही नहीं कि ये होता भी है, छोड़ो। अगर नहीं दे रखी तो इसको जीरो अज्यूम कर लो, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अगर तो एज इट इज ये वर्ड लिखा हुआ है तो भूल जाओ कि इसमें कुछ और भी आता है, भूल जाओ इसमें कुछ और भी आता है। वही बात है ना, अगर ऊपर वाली लेयर पे दे रखा है सामान तो इन डेप्थ नहीं जाना, अगर ऊपर वाला नहीं दे रखा गो वन स्टेप डीपर। वन स्टेप डीपर में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर चार चीजें आती हैं, चारों को प्लस करके निकालना पड़ेगा अगर नहीं दे रखा तो। क्या क्या? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पैसा जो कैश में मिला। क्या क्या मिल सकता है कैश में? क्या क्या मिल सकता है आपको? वेजेस मिल सकती है, सैलरीज मिल सकती है, बोनस, डीए मिल सकता है, डियरनेस अलाउंस, कमीशन एटसेट्रा। तो आपको पैसे की फॉर्म में अगर कोई भी पेमेंट हो रखी है उन सारी पेमेंट्स को प्लस करो और निकालो वेजेस एंड सैलरी इन कैश। वेजेस एंड सैलरी इन कैश को इन सब में प्लस करो और निकालो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा क्या है? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इन काइंड भी तो पेमेंट हो सकती है। कैसे हो सकती है? कोई रेंट फ्री घर दे दिया, कोई फ्री की गाड़ी दे दी, कोई फ्री का मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया, एजुकेशनल फैसिलिटी आपको दे दी, फ्री का वाईफाई दे दिया। तो ये सारी चीजें क्या है? सैलरीज इन काइंड है। इनको प्लस करके इन काइंड वाली निकालो, इन काइंड वाली को यहां प्लस करोगे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा। अगला है मेरे पास एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसको सिंपल भाषा में बोले तो क्या क्या लिखा आ सकता है? 99% यही एज इट इज लिखा आएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपका जो प्रोविडेंट फंड होता है, ग्रेच्युटी होती है, लेबर वेलफेयर फंड होता है, पेंशन फंड होते हैं, ये सारे बेसिकली इसमें आते हैं, ठीक है। मोस्टली पेपर में ये एज इट इज दे रखा होता है क्योंकि सबसे मुश्किल नाम तो यही है, ये तो आसान है, तो यही दे रखा होता है। और अगर ये आ जाए इसको सीओई में ऐड करना है, ठीक है। सीओई बोला है, सीओसी नहीं बोला है, ठीक है। सीओई मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। अच्छा, अगर ये है इनके साथ साथ एक ओल्ड एज पेंशन आएगी, ओल्ड एज पेंशन को भी ऐड करोगे, इन चारों को ऐड करके सीओई निकलेगा। तो अगर सीओई नहीं दे रखा, इन चारों को ऐड करो और ये निकालो। अगर दे रखा है तो इन सबको इग्नोर कर दो। पैसा इन कैश दे रखा है, ठीक है, कुछ भी वेजेस है, सैलरीज है, बोनस है, कमीशन है। इन काइंड दे रखा है, फ्री का घर, गाड़ी, कुछ भी दे रखा है, ट्रैवल अलाउंस दे रखा है, ठीक है। अगर आपको पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, सॉरी पेंशन तो यहाँ आएगी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अगर है तो वो यहाँ पे आएगा। एम्प्लॉयर, देखो एम्प्लॉयर दिख रहा है ना वर्ड एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर लिखा है तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा। इसकी जगह अगर वर्ड आ जाए एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, ठीक है। एम्प्लॉई कौन होता है? जो नौकर है, जो नौकरी कर रहा है। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो मालिक है, बॉस है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड होगा। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर देना ये एक प्रिकॉशन है, इसको ऐड नहीं करना है। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये दे रखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक छोटा सा तो अक्षर है ना, कैसे समझोगे? तो इसको अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन अगर बाई चांस लिख कर आ जाता है तो वो ऐड नहीं होगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आता है तो वो 100% ऐड होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा मेरे पास वर्ड है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा भी होता है, उसको ऐड कर दिया जाए। अगर ये नहीं दे रखा तो दे रखा हो सकता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों को प्लस कर दो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। अगर ये दोनों भी नहीं दे रखे तो आपको चार चीजें ढूंढनी पड़ेंगी ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए। क्या क्या? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। चारों को ढूंढो, चारों को प्लस करो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। तो अगर तो ये चारों हैं, इनको प्लस करो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। चार में से कोई तीन दे रखे हैं तो अभी तीनों को ऐड करो, चौथे को जीरो अज्यूम कर लो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। अगर ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, अगर ये दे रखा है तो इन दोनों को प्लस करो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, ठीक है। चलो, मिक्स्ड इनकम एज इट इज है, हो गई बात। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और मेरे पास है कि प्रॉफिट का भी आगे एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है
तो प्रॉफिट को इग्नोर मारो, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करो, बात खत्म। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो प्रॉफिट को ढूंढो। अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा उसकी जगह क्या दिया हो सकता है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। इन तीनों को प्लस करो और फिर प्रॉफिट निकालो। इन तीनों को प्लस करो और फिर प्रॉफिट निकालो और फिर प्रॉफिट से ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो। तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? और ये बहुत बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, उसकी जगह कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी लिखा आता है, डिविडेंड आ जाता है, ठीक है। या फिर डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड को हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, और रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा। चले आगे, हो गया इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मेरा आखिरी फाइनल मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड देखो क्या कहता है कि जितने भी टोटल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं उन सबको प्लस कर दो तो एक्सपेंडिचर मेथड से आपका निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम भी, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में किस किस का खर्चा होगा? या तो एक हाउस होल्ड का होगा, ठीक है। अब आप सोच के देखो, हमारे 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। फिर से पहले चैप्टर में हम पढ़ते थे, अगर वो नहीं किया तो ये नहीं समझ आएगा। 4 सेक्टर्स होते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ते थे, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर। ये चारों ही सेक्टर खर्चा करेंगे, तो इन चारों ही सेक्टर के अगर मैं खर्चे को ऐड कर दूं तो एक्सपेंडिचर मेथड बन जाएगा। हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, इन चारों के खर्चे को ऐड कर दो, एक्सपेंडिचर मेथड बन जाएगा, ठीक है मेरा। देखो अब पढ़ो डेफिनेशन मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउसहोल्ड्स, द बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड फॉरेनर्स आर सम्ड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। अगर हम इन सब के, चारों ही सेक्टर्स के, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स, सबके खर्चे को ऐड कर दे तो एक्सपेंडिचर मेथड मेरा बन के आ जाएगा। टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसको हम कौन सा एग्रीगेट बोलते हैं? जीडीपी एमपी बोलते हैं। अच्छा दोबारा से एक बार पीछे जाओ, रिवाइंड करो। वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड में क्या फॉर्मूला होता था? वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वीओ माइनस आईसी। जो वीए था, वैल्यू एडेड था, वो कौन सा एग्रीगेट था? वो भी जीडीपीएमपी था। तो टोटल वैल्यू एडेड भी जीडीपीएमपी है और टोटल एक्सपेंडिचर भी जीडीपीएमपी के बराबर होता है। ठीक हो गई बात। डोमेस्टिक इनकम जो इनकम मेथड में निकालते हैं वो एनडीपीएफसी के बराबर होती थी। ठीक हो गई बात। चलो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो अब मैंने क्या बोला बेटा आपको, चारों सेक्टर्स हैं, चारों का एक्सपेंडिचर को, खर्चे को प्लस कर दो तो टोटल खर्चा बनेगा। तो जो हाउस होल्ड का खर्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? प्राइवेट। प्राइवेट लोगों का है भैया, घर वालों का है, प्राइवेट है हमारा खर्चा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म में बात करूंगी मैं, आगे जितनी भी बात करूंगी भैया बहुत बड़ा नाम है, मेरे से तो नहीं बोला जाएगा इतनी बार। पीएफसीई जो हाउस होल्ड ने करा उसको क्या बोला? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई। जो गवर्नमेंट ने करा उसको क्या बोला? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई। ठीक है। जो कंपनीज ने, बिजनेस फर्म्स ने करा उसको क्या बोला जाएगा? जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट तो मेरा फॉरेनर्स का क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। अच्छा तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, अगर मैं इन चारों को प्लस कर दूं तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि जीडीपीएमपी निकल आएगा। तो पीएफसीई कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउसहोल्ड्स एंड द प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग द हाउसहोल्ड्स on all type of consumer goods, that is durable, semi durable, non durable and services। ठीक है। तो पीएफसीई जो है बेटा, जो भी हाउस होल्ड है, आपके और मेरे जैसे हाउस होल्ड है, ये एनपीओस या एनजीओस जो होते हैं, एनजीओस भी हाउस होल्ड्स के लिए तो काम करते हैं ना, जनता के लिए काम करते हैं। तो जनता ने खर्चा किया या इन एनजीओस ने जनता के लिए खर्चा किया, इसको सारे को ही आप पीएफसीई में ऐड करोगे। हम खर्चा किस पे करेंगे? या तो ड्यूरेबल गुड्स ले ली जो कई साल तक चलेंगी, गाड़ी, फर्नीचर, ठीक है, एसी, ठीक है, ये सारी। सेमी ड्यूरेबल ले ली जैसे कि कपड़े, जूते जो 1-2 साल चलेंगे। नॉन ड्यूरेबल ले ली जैसे कि स्टेशनरी, खाना यूज करते खत्म हो गया। सर्विसेज जैसे कि टीचिंग की, डॉक्टर की सर्विसेज। तो हम जो हाउस होल्ड्स हैं इन चारों चीजों पे खर्चा करेंगे। इन चारों चीजों का जो खर्चा है वो पीएफसीई में आएगा। 99% पीएफसीई एज इट इज लिखा आता है, कोई बाइफर्केशन नहीं आती है। अगर आएगी तो इनको प्लस करोगे, पीएफसीई निकालोगे।
गवर्नमेंट का भी एज इट इज आता है, कोई बाइफर्केशन नहीं आती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, गवर्नमेंट किस पे खर्चा करती है, डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, एजुकेशन, इस पे। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक हो गई बात, हमने जो इम्पोर्ट्स करे और हमने जो एक्सपोर्ट्स करे उनका जो डिफरेंस है, नेट एक्सपोर्ट आएगा। एक्सपोर्ट को एक्स बोला जाता है, इम्पोर्ट को एम बोला जाता है, तो एक्स माइनस एम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पूरे एक्सपेंडिचर मेथड को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है। अभी तक मैंने क्या बोला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसको सी लिखा जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसको आई लिखा जाएगा, बिजनेस का जो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है उसको आई लिखा जाता है, और नेट एक्सपोर्ट्स को एक्स माइनस एम लिखा जाता है। तो सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम, ये मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है जिसके अंडर में जीडीपीएमपी निकालते। सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल्स टू जीडीपीएमपी। मेरे साथ बोलो ऐसे ही बहुत तेजी से, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपीएमपी, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपीएमपी। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा मेरे साथ बोलो, थोड़ा सा पीछे कर लेना 1 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड वीडियो को, और दोबारा से बोलो सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपीएमपी। जैसे मैं बिना देखे एक ही लय में बोल पा रही हूँ, आपको भी बोलना पड़ेगा, इसको याद करना जरूरी है। कंज्यूमर्स का हो गया, हाउस होल्ड का, गवर्नमेंट का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। इसकी बात करते हैं, इसको बोला क्या जाता है, सबसे पहले इसका नाम ही बड़ा मुश्किल है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है कि हमारी बेसिक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो बिजनेस फर्म्स ने जितना भी खर्चा किया उसको जीडीसीएफ में काउंट किया जाता है। ठीक हो गई बात, उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके 2 हिस्से होते हैं, फिक्स्ड वाला और इन्वेंट्री वाला। अब बिजनेस 2 तरीके के खर्चे करते हैं भैया, चैप्टर 2 में भी पढ़ा था। बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गुड्स भी खरीदता है, कंजम्पशन गुड्स भी खरीदता है, कंजम्पशन नहीं, कैपिटल गुड्स भी खरीदता है, इंटरमीडिएट गुड्स भी बिजनेस खरीदता है। तो अगर तो बिजनेस रॉ मटेरियल पे खर्चा कर रहे हैं वो इन्वेंट्री में आएगा, अगर बिजनेस कैपिटल गुड्स खरीद रहा है तो वो फिक्स्ड में आएगा। ठीक है, तो वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। इसका पूरा नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है, जीडीसीएफ, ये क्या है, जीडीएफसीएफ, जीडीसीएफ, जीडीएफसीएफ। तो सिंगल वर्ड का फर्क पड़ जाता है, सिंगल वर्ड का फर्क पड़ जाता है। अगर क्वेश्चन में जीडीसीएफ दिया है तो इनको अलग से ऐड नहीं करने का है रे बाबा, लेकिन अगर क्वेश्चन में जीडीएफसीएफ दे रखा है तो इन दोनों को ऐड करोगे। अगर ये नहीं दे रखा, इन दोनों को ऐड करोगे और फिर ये निकालोगे, तो तुम्हारी नजर को भैया बहुत ज्यादा अटेंशन टू डिटेल देनी पड़ेगी कि जीडीसीएफ लिखा है या जीडीएफसीएफ लिखा है। ठीक है जी, ये जीडीएफसीएफ लिखा है। ठीक है जी, तो जीडीसीएफ इज इक्वल्स टू जीडीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जीडीएफसीएफ अगर है तो दोनों को प्लस करो और ये निकालो, अगर ये दिया हुआ है तो दोनों को प्लस नहीं करने का है। ठीक हो गई बात। जीडीएफसीएफ के अंदर भी 3 चीजें आती हैं, जीडीएफसीएफ के अंदर भी 3 चीजें आती हैं। अगर तो जीडीसीएफ दिया है लेयर 1 तो लेयर 2 और लेयर 3 पे नहीं जाना, लेयर 1 नहीं दे रखा गो टू लेयर नंबर 2, लेयर 2 जीडीएफसीएफ भी अगर नहीं दे रखा गो टू लेयर नंबर 3। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सिंपल भाषा में अगर एक बिजनेस ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा तो वो भी इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऐड होगा। हमने हाउस होल्ड ने अगर अपना घर बनाने का खर्चा किया वो भी यहाँ पे ऐड होगा। अगर आता है कि हाउस होल्ड ने घर बनाने का खर्चा किया तो उसको पीएफसीई प्राइवेट फाइनल में ऐड नहीं करना, उसको यहाँ ऐड करना है। और अगर सरकार ने अपना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया उसको भी जीडीएफसीएफ में ऐड करना है। ठीक है, इन्वेंट्री का तो फॉर्मूला पता है, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, जीडीसीएफ इज इक्वल्स टू जीडीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जीडीएफसीएफ का भी फॉर्मूला है बिजनेस का, हाउस होल्ड का और सरकार का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगेन तीनों हमारे जो है सेक्टर हो गए, तीनों सेक्टर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को मिला के फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बनेगी और फिक्स प्लस इन्वेंट्री को मिला के जीडीसीएफ बनेगा। जीडीसीएफ का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी इसको बोला जाता है। अगर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए, ग्रॉस डोमेस्टिक ना आए,
ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए तो भी वो जीडीसीएफ ही होता है। सही है बात। अब इसमें भी एक बड़ी मुश्किल चीज है, लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, नीचे लिखी होगी, चलो एक बार ये फ्लो चार्ट देख लो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का और एनजीओस का, गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट का ही है। जीडीसीएफ में क्या क्या आता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको अभी के लिए मैं समझाऊंगी आगे, इसको अभी के लिए इग्नोर कर दो। जीडीसीएफ में क्या आएगा, जीएफसीएफ, जीडीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डोमेस्टिक वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है एक ही बात है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो, एक ही बात है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो, एक ही बात है। नेट एक्सपोर्ट का तो पता ही है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब मिला के जीडीपीएमपी बन जाएगा। अब देखो एक और चीज जो ये लिखी हुई है, सबसे मुश्किल चीज जो मुझे लगती है ये रहा। अगर तो तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है या तुम्हें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो मैंने अभी तक तुम्हें बताया ही नहीं है कि बेटा तुम्हें डेप्रिसिएशन को भी अलग से ऐड करना है, करना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें ग्रॉस दे रखा है और ग्रॉस का मतलब डेप्रिसिएशन पहले से ही एडेड है। तो अगर डेप्रिसिएशन एडेड है पहले से, मतलब अगर ये दोनों दे रखे हैं तो डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करना, पर इनकी जगह पे दे रखा हो सकता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें फिर आप इन्वेंट्री को भी ऐड करोगे, है ना। तो अगर तो नेट वाली फिगर्स दे रखी हैं तो आपको इस फॉर्मूला में डेप्रिसिएशन को भी अलग से ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को भी अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो अब एक ही चीज का कितना सारे नाम हो गए, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर डोमेस्टिक नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सेम मतलब है। पर अगर ग्रॉस नहीं दे रखा, ग्रॉस की जगह अगर नेट दे रखा है तो डेप्रिसिएशन को भी अलग से ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को भी अलग से ऐड करना पड़ेगा अपने इसके पूरे के पूरे इसी फॉर्मूला में। यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में डेप्रिसिएशन भी ऐड करना पड़ेगा अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है तो जीडीसीएफ इक्वल टू जीडीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री। जीडीएफसीएफ की भी 3 चीजें होती हैं और अगर इसकी या इसकी जगह पे डेप्रिसिएशन सॉरी इन दोनों की जगह पे अगर नेट दे रखा है, ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है, तो डेप्रिसिएशन भी इसमें अलग से ऐड करोगे। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर एंड आई विल रिक्वेस्ट यू, इवन इफ तुम्हें समझ आ गया, अगर नहीं समझ आया फिर तो दोबारा देखो ही, इवन इफ तुम्हें समझ आ गया प्लीज एक्सपेंडिचर मेथड का जब से मैंने जीडीसीएफ वाला समझाना शुरू किया है वहां से लेके यहाँ तक का दोबारा सुन लो। इवन इफ तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया तो भी दोबारा सुन लो, क्योंकि ये सबसे मुश्किल मेथड होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करके आते हैं। आई थिंक पिछले साल की ही बात है कि तुम्हें जीडीएफसीएफ भी नहीं दे रखा था, उसके अंदर भी ये तीनों चीजें अलग से दे रखी थी और तीनों अलग से ऐड करके पहले जीडीएफसीएफ निकालना था और फिर उसके बाद जीडीसीएफ निकालना था। अच्छा देखो इन तीनों में भी वर्ड आ सकता है ग्रॉस की जगह नेट, इन तीनों में भी वर्ड आ सकता है ग्रॉस की जगह नेट। तो अगर इन तीनों में ग्रॉस की जगह नेट लिखा होगा तो भी डेप्रिसिएशन अलग से ऐड करनी पड़ेगी। अगर इन तीनों में भी ग्रॉस की जगह नेट लिखा है तो पहले नेट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, नेट रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, नेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट पहले इन तीनों को प्लस करोगे, इन तीनों को प्लस करके निकालोगे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिर इसमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस करोगे और फिर निकालोगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर इसमें सी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करोगे इसमें, तो तुम्हारा निकलेगा जीडीपी एमपी। ठीक है, सो प्लीज इसको पूरे को दोबारा सुन लो बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिफिकल्ट मेथड ऑफ एंटायर चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा तीनों मेथड होते हैं खत्म और अब मेरे पास आती है मेरी प्रिकॉशंस। अगर ये तीनों मेथड अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कुछ भी दोबारा सुनना है तो सुन लेना। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, यानी कुछ ऐसी चीजें जो अगर क्वेश्चन में दे रखी हैं तो गलती से भी ऐड नहीं करना है। जिनको मैंने रेड में लिखा है इनको वैसे इग्नोर करो जैसे आप अपने एक्स को इग्नोर करते हो कि भैया ये कूदती रहे ऊपर ऊपर शो होती रहे, मुझे तो इसको इग्नोर करना है। इग्नोर का मतलब है ना तो मुझे इससे हाई हेलो करनी है, ना ही मुझे इसको गाली देनी है, ना तो मुझे प्लस करने है, ना ही मुझे माइनस करना है। जहां बैठा है बैठा रहे, मैं तो नहीं देखूंगा। ठीक है,
ना तो प्लस करना है ना तो माइनस करना है, दूसरी चीजें हैं जिनको ऐड करना है। अगर ये चीजें दे रखी हैं तो इनको पक्का से ऐड करना होता है, ठीक है। देखो, अगर मैंने कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदी है, मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा 10,000 रुपए का, वो ऐड नहीं होगा। मैंने सेकेंड हैंड स्कूटर बेचा 10,000 रुपए का, वो भी ऐड नहीं होगा। मैंने कोई शेयर खरीदे 10,000 रुपए के, नहीं ऐड होगा। मैंने शेयर बेचे 10,000 रुपए के, ऐड नहीं होंगे। मैंने किसी को सेकेंड हैंड स्कूटर बेचा और सेकेंड हैंड स्कूटर बेचने के बदले में, मतलब मेरे दोस्त का सेकेंड हैंड स्कूटर मैंने बेचा और मैंने उस पर कमीशन कमा ली 1,000 रुपए, तो मैंने जो कमीशन कमाई है सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स पे, वो जरूर ऐड होगी, ठीक है। जैसे OLX पे तुम करते हो, OLX पे तो कमीशन नहीं होता है आई थिंक। जैसे कोई भी आजकल एप्स होते हैं ना किसी ऐप पे तो ऐसे होगा यार कि तुमने कुछ अपना बेचा और उस पर कमीशन लगा है ना। तो अगर मैं किसी भी ऐप के थ्रू कुछ बेच रही हूँ और वो जो ऐप है वो कमीशन रख रहा है मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो मैं अगर मैंने सेकेंड हैंड सामान बेचा तो सामान की वैल्यू ऐड नहीं होगी, सामान के खरीद और बेच पे जो कमीशन किसी ने अगर कमाई है वो ऐड होगी। अगर मैंने शेयर बॉन्ड डिबेंचर बेचे हैं तो उनकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, पर शेयर बॉन्ड और डिबेंचर बेचने पे जो जीरोधा या जितने भी ये एप्स हैं वो जो भी कमीशन रखते हैं, पता है मैं जब भी कोई शेयर खरीदती हूँ, जब भी कोई शेयर बेचती हूँ, हर एक शेयर पे ये जो एप्स है ना, जिन एप्स के थ्रू ट्रेडिंग होती है, वो एप्स कमीशन रखते हैं हर एक ट्रांजेक्शन की, वो कमीशन ऐड होगी, ठीक है। पर शेयर्स का सेल परचेज ऐड नहीं होगा। रॉ मटेरियल की वैल्यू ऐड कभी भी नहीं होती है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड नहीं होती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है तो वो ऐड होती है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो वो ऐड नहीं होती है। ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होती है। चैप्टर 2 में हमने ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ा था। विंडफॉल गेन मतलब ऐसा गेन जो एकदम से मुझे लॉटरी लग गई और एकदम से करोड़पति बना दे रहे हो। ऐसा नहीं कि रोज तो मैं वैसे तो रोज के 1,000 रुपए कमाती थी, आज लॉटरी लग गई एकदम से करोड़ रुपए कमा लिए, तो जो एकदम से होने वाले गेन है वो ऐड नहीं होंगे। कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ है, वो ऐड नहीं होगा। कैपिटल गेन क्या होता है, मैंने कोई अपना एसेट बेच के जो गेन हुआ वो ऐड नहीं होता। नेशनल डेट इंटरेस्ट ये एज इट इज कई बार दे रखा होता है पेपर में, ये ऐड नहीं होता। ओन अकाउंट प्रोडक्शन अगर मैंने कोई करी है तो वो ऐड होती है, मतलब अपने खुद के घर से प्रोडक्शन करी है, जैसे मिक्स्ड इनकम था वही वाली चीज है, वो ऐड होती है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस मतलब अगर मैंने अपने खुद के घर से काम किया तो मैंने अपने आप से रेंट चार्ज नहीं किया, पर वो रेंट की वैल्यू ऐड होती है। सिंपल भाषा में जो मिक्स्ड इनकम मैंने समझाई थी वो वाली चीज है, उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं ये सारे, और ये ऐड होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने प्रिकॉशंस आपको बताई हैं ये कॉमन ही बताई हैं जो सारे ही मेथड पे लागू होने वाली हैं, ठीक है। मैंने इकट्ठी करवाई है सो दैट आपको हर मेथड के लिए अलग से याद नहीं करनी पड़े, पर ये हर एक मेथड पे लागू होती है। और पेपर में अगर किसी भी मेथड की प्रिकॉशन आ जाए, जो कि काफी बार पूछी जाती है, प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड, प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो आप यही वाली प्रिकॉशंस लिख के आ सकते हो, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी क्या होता है, देखो जीडीपी होता है मेरा प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने कितना एक साल में हमने सामान बनाया, 10,000 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट का प्राइस है 10 रुपए, तो 10 इंटू 10,000 1 लाख हो गई मेरी जीडीपी। एक साल में कितना सामान बनाया, उस सामान की जो मार्केट वैल्यू है उसको जीडीपी बोला जाता है। तो अगर मैं जीडीपी को बढ़ाना चाहती हूँ तो कैसे होगा, जीडीपी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। अगर ए बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ेगी, अगर क्वांटिटी बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ेगी, अगर ए और बी दोनों बढ़ जाए, तो अगर प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाए तो भी जीडीपी बढ़ेगी। तो अब क्या ये अच्छी बात है, अगर किसी भी इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वो तो अच्छी बात है, कि पहले मेरे पास कम सामान बनता था अब ज्यादा सामान बनता है, तो ये तो अच्छी बात है। अगर क्वांटिटी की वजह से जीडीपी बढ़े, क्वांटिटी की वजह से जीडीपी बढ़े, ये तो अच्छी बात है। पर अगर प्राइसेस की वजह से जीडीपी बढ़े ये तो बुरी बात है, क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, ये तो लोगों के लिए बुरी बात है। तो अगर प्राइसेस की वजह से जीडीपी बढ़ती है तो ये बुरी बात है, पर जीडीपी तो दोनों की वजह से बढ़ सकती है, प्राइस की वजह से भी, क्वांटिटी की वजह से भी। तो अगर मुझे एक्चुअली कैलकुलेट करना है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है या नहीं, कि हमारी जीडीपी बढ़ी है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्वांटिटी बढ़ी है कि नहीं। उसके लिए मुझे प्राइसेस को फिक्स रखना पड़ेगा, और प्राइसेस को फिक्स रख के अगर मैं क्वांटिटी का जो भी चेंज है वो चेक करूं और उसके बेसिस पे चेक करूं कि जीडीपी बढ़ी या नहीं, तो उसको रियल जीडीपी बोला जाता है। रियल जीडीपी प्राइसेस को फिक्स रखती है और रियल जीडीपी एक बेटर इंडिकेटर होती है जीडीपी ग्रोथ का। धीरे धीरे आगे भी समझेंगे, ध्यान से सुनते रहो, ठीक है।
देखो अब जीडीपी क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन एन ईयर। एक साल में मेरे लोगों ने कितना सामान बनाया उसकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, जीडीपी एस्टिमेट कैसे करी जाती है, प्राइजेस ऑफ द सेम ईयर के बेसिस पे या प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर के बेसिस पे। मतलब अगर मुझे देखो यहाँ पे देखते हैं, नीचे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, मेरे पास 2 साल है, एक है मेरे पास 2020, एक है मेरे पास 2025। मैंने तुम्हें क्या बताया, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो अगर मुझे 2020 की जीडीपी निकालनी है, मैं क्या करूंगी, क्वांटिटी इनटू प्राइस करूंगी, 1000 रुपए की जीडीपी आ जाएगी। 2025 की जीडीपी निकालनी है, क्वांटिटी इनटू प्राइस करूंगी, 1500 रुपए की जीडीपी आ जाएगी। इफ यू सी 1000 से 1500 हो गई, 50% से मेरी जीडीपी बढ़ गई, 50%। इट्स ह्यूज। 2, 4, 5, 7% से बढ़ती है जीडीपी, हमारी 50% से बढ़ गई जीडीपी, तो बल्ले बल्ले हो गई। मतलब अब तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए भैया, अब तो हम विश्व गुरु बन गए। पहले अमेरिका इंडिया को बोलता था कि इंडिया क्या है, अब हम अमेरिका को बोलते हैं तू क्या है बे, यही है। ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सब गलत है, ये एक्चुअल में सच नहीं है। क्यों? तुम यहाँ पे देखो 2020 से 2025 में क्या क्वांटिटी इंक्रीज हुई? अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा पागल कैसे बनाया जाता है न्यूज चैनल्स के द्वारा। क्या क्वांटिटी इंक्रीज हुई? नहीं हुई। क्या प्राइस इंक्रीज हुआ? ऑब्वियसली हुआ। तो टेक्निकली जितना भी मेरा जीडीपी में राइज आया, ये सारे का सारा राइज इसलिए आया क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन हो रही थी। तो हमारा देश इंप्रूव नहीं हो रहा, हमारा देश तो उल्टा पिछड़ रहा है। गरीब लोग गरीब हो रहे हैं क्योंकि सामान महंगा होता जा रहा है, लोग खरीद नहीं पा रहे होंगे, तो ये हमारे लिए उल्टा बुरी बात है। तो नॉमिनल जीडीपी इसी को बोला जाता है कि जिस साल की क्वांटिटी उसी साल के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करो, जीडीपी निकालो, तो नॉमिनल जीडीपी बोला जाएगा। नॉमिनल जीडीपी ये नहीं बताती कि ये जो जीडीपी बढ़ी है क्वांटिटी की वजह से बढ़ी है या प्राइस की वजह से बढ़ी है। इसीलिए हमें क्या निकालना पड़ता है, रियल जीडीपी। तो जब भी तुम बोलो अमेरिका तू क्या है, उससे पहले हमारे देश की रियल जीडीपी निकाल के देखो। रियल जीडीपी क्या कहती है? रियल जीडीपी कहती है कि देखो तुम्हें 2025 को 2020 के साथ कंपेयर करना है ना, तुम्हें 2025 को 2020 के साथ कंपेयर करना है ना, तो एक काम करो, क्वांटिटी तुम ले लो 2025 वाली, क्वांटिटी तुम ले लो 2025 वाली, पर जो प्राइस ले रहे हो ना, प्राइस 2025 वाला मत लो, प्राइस ले लो उस साल का जिस साल के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, प्राइस ले लो 2020 का। तो 2025 की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो 2020 वाले प्राइजेस के साथ, और फिर देखो क्या तुम्हारी जीडीपी बढ़ी या नहीं बढ़ी। जब मैंने ये किया तो मैंने देखा 2020 की जीडीपी भी उतनी थी, 2025 की जीडीपी भी उतनी है, तो जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया, मतलब क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जब भी मैं सेम साल के प्राइजेस के साथ जीडीपी निकालती हूँ उसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। पर जब भी मैं किसी बेस ईयर के प्राइजेस को लेकर जीडीपी निकालती हूँ तो उसको रियल जीडीपी बोला जाता है। नॉमिनल जीडीपी को करंट ईयर वाली जीडीपी बोला जाता है, रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइजेस वाली जीडीपी बोला जाता है। बेस ईयर का क्या मतलब है? वो वाला साल जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं। हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से 2020, ठीक है। प्राइस इंडेक्स के बारे में समझते हैं। रियल जीडीपी इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी। क्यों? क्योंकि जो रियल जीडीपी है वो क्वांटिटी में कितना चेंज आया ये बताती है, वो प्राइस को फिक्स रखती है, 2020 वाले प्राइस को ही फिक्स रखती है, और इसीलिए वो एक्चुअल में बताती है क्वांटिटी में कितना चेंज आया। तो बिफोर यू से कि अमेरिका हमें कहता था ना कि हम क्या है, अबे अमेरिका तू क्या है, बिफोर यू से दिस चेक कि हमारी रियल जीडीपी कितनी है। तो रियल जीडीपी कैसे निकालोगे? प्राइजेस को कांस्टेंट रख के सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी का चेंज देखा जाए, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी से बेटर क्या है? रियल जीडीपी। तो अब रियल जीडीपी में देखो क्या हुआ, रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया, नॉमिनल जीडीपी में 50% चेंज आया। देखो, ठीक है, क्या कहते हैं, रियल जीडीपी रिमेन्स द सेम। इससे हमें ये पता चलता है कि क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया था, और जितना भी चेंज आया था वो सिर्फ प्राइस में चेंज आया था। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको याद रख लेना कि प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, PI इक्वल्स टू N अपॉन R इंटू 100।
PI इक्वल्स टू N अपॉन R इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल कैसे निकालना है, रियल कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एज यू सी यहाँ पे प्राइस इंडेक्स मेरा निकल के आया 150%, कि मेरे प्राइजेस जो है वो 150% हो गए हैं, मतलब वो 100 से बढ़ के 150 हो गए हैं। ठीक है, ये जो प्राइस इंडेक्स है इसी को हम GDP डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ये जो प्राइस इंडेक्स है इसी को हम GDP डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ये मैंने बताया, इट इज एन इंडेक्स नंबर विच शोज द चेंज इन द प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। दो डिफरेंट टाइम पीरियड में कितना प्राइस लेवल में चेंज आया, तो दो डिफरेंट टाइम पीरियड में 2020 से 2025 के बीच में प्राइस लेवल 150% हो गया, 100 से बढ़ के 150 हो गया। ठीक है, ये हो गया रियल एंड नॉमिनल GDP। लास्ट टॉपिक आता है GDP एंड वेलफेयर का। तो जब भी मोदी जी या कोई भी हमारा नेता बोलता है कि भैया इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, जब भी हमारा देश के कोई भी जो बिल्कुल ही अंधभक्त लोग हैं जो व्हाट्सएप से पढ़ के कुछ भी बोलते रहते हैं, जब भी वो लोग बोलेंगे अमेरिका तू क्या है, उन सबको ये पूछो कि भैया क्या एक्चुअल में GDP के बढ़ने से हमें कुछ फायदा हुआ भी है। देखो, GDP का मतलब होता है कि देश में कितना सामान प्रोड्यूस हुआ, देश में कितनी इनकम जनरेट हुई। तुम ये चीज सोच के देखो, अगर सारे गरीबों की इनकम सेम रख दी जाए, अंबानी जी की इनकम को डबल कर दिया जाए, GDP हमारी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर सारी मिडिल क्लास की इनकम गरीबों की इनकम को सेम रख दिया जाए, अंबानी की अडानी की इनकम को डबल कर दिया जाए, तो भी बोला तो जाएगा ना कि इंडिया की इनकम बढ़ी है, इंडिया की नेशनल इनकम बढ़ी है। तो जब भी GDP बढ़ती है ना, वो ये नहीं बताता कि गरीब का भला हुआ या गरीब को मारा गया, वो ये बताती है कि पूरे देश की इनकम बढ़ी। पर पूरे देश में एक जो अंबानी है, जो वो शादी करते हैं ना, वैसी शादी लाखों लोग नहीं कर सकते मिलके, लाखों शादियां मिलकर इतनी नहीं होती होंगी जितना उन्होंने कर दिया। तो इसीलिए GDP सबको इकट्ठा मिलके एक ही तराजू पे रख देता है, जो गलत है। तो हमें GDP कभी भी ये नहीं बताता कि असलियत में गरीबों का, देश की जनता का वेलफेयर हुआ या नहीं हुआ। और वही लड़का जो बोल रहा है ना अमेरिका तू क्या है, उसका खुद का भी भला नहीं हुआ, उसका खुद का भी कोई भला नहीं हुआ GDP के बढ़ने से। अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है। तो GDP इज ऑफन कंसीडर्ड कि भैया GDP बढ़ गई तो देश खुशहाल होगा, देश अच्छा होगा। ठीक है, GDP इज ऑफन कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर मीन सेंस ऑफ मटीरियल वेलबींग अमंग द पीपल। ठीक है, बट हायर GDP इज जनरली टेकन एज ग्रेटर वेलफेयर। लेकिन ये सच नहीं है, दिस जनरलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है ये सच? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP, हमें GDP के बढ़ने पे ये नहीं पता चलता कि अंबानी जी की इनकम बढ़ी थी या गरीबों की इनकम बढ़ी थी। और ये भी हो सकता है कि अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव बढ़ गया हो, अमीर और अमीर हो गया हो, गरीब और गरीब हो गया हो, और अमीर के और अमीर होने की वजह से GDP बढ़ी हो। पर ये चीज मुझे GDP से पता नहीं चलती। ठीक है, चेंजेस इन द प्राइजेस, वही मैंने बोला कि प्राइस का तो भैया हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम यूजुअली नॉमिनल GDP निकालते हैं, नॉमिनल GDP के टर्म्स में ही बात करी जाती है, रियल GDP की बात नहीं करी जाती है। तो इसीलिए हम कभी भी ये चेक ही नहीं करते कि भैया GDP बढ़ी है तो क्वांटिटी की वजह से या प्राइस की वजह से। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, अगर कोई नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हुआ है, मतलब अगर आपने मुझे कपड़े दे दिए बदले में मैंने आपको पढ़ा दिया, उसको कभी भी GDP में ऐड नहीं करा जाएगा। ठीक है, उसको कभी भी बार्टर एक्सचेंज होता है, आज की डेट में भी काफी बार्टर एक्सचेंज होता है, उसको GDP में काउंट नहीं किया जाता। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, देखो अगर हमारी GDP धीरे बढ़ रही है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, मतलब सामान कम बन रहा है, सामान को यूज करने वाले ज्यादा बन रहे हैं, है ना, तो हमारे लिए अल्टीमेटली खराब हो रही है चीजें, ठीक नहीं हो रही, क्योंकि सामान को यूज करने वाले ज्यादा आ रहे हैं, सामान बन कम रहा है, तो हमारे लिए चीजें खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रही है। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को भी चेक करना पड़ता है, जो हम चेक करते नहीं है। कॉम्पोजिशन ऑफ GDP बढ़ी मतलब ज्यादा सामान प्रोड्यूस हुआ, बम गोले, है ना, ये सब चीजें, सबमरीन्स, है ना, और वॉर वाली गुड्स प्रोड्यूस हुई या रोटी कपड़ा मकान प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि गरीब को तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए भैया, गरीब को फर्क नहीं पड़ता तुमने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिए, तुमने अपने न्यूक्लियर हथियार बना लिए, गरीब कहता है रोटी कपड़ा मकान दे दो। पर ये तो मुझे पता ही नहीं कि प्रोड्यूस हुआ तो हुआ क्या। मैंने तो कह दिया कि 10 लाख करोड़ का सामान प्रोड्यूस हुआ, पर प्रोड्यूस क्या हुआ वो नहीं पता। एक्सटर्नैलिटीज, एक्सटर्नैलिटीज का देखो क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे काम की वजह से दूसरे को कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है। अगर आप अभी मैं जैसे कह रही थी कि चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के पढ़ो,
आपको तो मजा आ गया चिल्ला के बोल के पढ़ के, किसी दूसरे के लिए साउंड पोल्यूशन भी हुआ होगा। ऐसे ही अगर कोई भी फैक्ट्री लगती है, कोई भी बिजनेस कभी कुछ बनाता है, तो वो तो अपना काम कर लेता है, वो जो पोल्यूशन करता है उससे आसपास वालों को प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, अच्छा एक्सटर्नैलिटी को ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना। इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट है ऑल द 3 मेथड, उतना ही इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नैलिटी का टॉपिक, जो कि मेरा आखिरी टॉपिक भी है। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल लेना, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो एक्सटर्नलिटी क्या होता है कि या तो कि मैंने जो काम किया उसकी वजह से किसी को कोई बेनिफिट हुआ या हार्म हुआ बाय द एक्टिविटी कॉज्ड बाय द फर्म और एन इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज्ड और दे हैव नॉट पेड। मैंने काम किया, फैक्ट्री लगाई और उसकी वजह से पोल्यूशन हो गया, मैंने पोल्यूशन के लिए कोई पेनल्टी पे नहीं करी, मैंने फ्री में ही गरीबों को कुछ दान दे दिया, उनके लिए मैंने साफ सफाई कर दी, उनके लिए घर का थोड़ा सा कुछ उनको दे दिया, उसके बदले में उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं करी, पर मेरे काम की वजह से उनको बेनिफिट हुआ। इसको बोला जाता है एक्सटर्नैलिटी। मैंने कुछ काम किया, मेरे काम करने की वजह से किसी दूसरे को कुछ बेनिफिट हुआ और उसने मुझे पेमेंट भी नहीं करी उसके, इसको बोला जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। मैंने कोई काम किया, मेरे काम करने की वजह से किसी दूसरे को कोई बेनिफिट हुआ और उसके बदले में मुझे कोई पेमेंट भी नहीं मिली, इसको बोला जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। यूज ऑफ पब्लिक पार्क बाय द पीपल फॉर प्लेजर। अगर मेरी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी के बाहर एक पार्क बनवा दिया, तो वो जो पार्क है उसमें कोई भी आ सकता है और पार्क के बदले में मैं किसी से पेमेंट नहीं ले रही, तो ये है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पर अगर मेरी कंपनी ने, मेरी फैक्ट्री ने पोल्यूशन कर दिया, उससे आसपास वालों को प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए मैं कोई पेनल्टी पे नहीं कर रही, ये होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और ये जो एक्सटर्नैलिटीज हैं इनको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो मेरा भी गला बैठ गया बोल बोल के भैया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे की वीडियो बनी होगी, पर यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो होता है खत्म। अगला एक मैं लेक्चर लेके आऊंगी जहां पर मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह आपको करवाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरा 2 घंटे की अगर मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सारे के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बाकी की भी सारी प्लेलिस्ट का, तो प्लीज उनको भी जरूर फॉलो करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।